बिल्कुल। 10 नवंबर 2025, दिल्ली का दिल मतलब लाल किला और उसके पास एक जोरदार धमाके की आवाज। खबर आती है कि एक कार में ब्लास्ट हुआ है। आज हमारे पास इस घटना से जुड़ी कई रिपोर्ट्स हैं। पुलिस की पहली एफआईआर है, फॉरेंसिक जांच के कुछ हिस्से हैं और एजेंसियों के बयान भी हैं। हमारा मकसद सिर्फ खबरों को दोहराना नहीं है, बल्कि इन सभी सूत्रों को जोड़कर यह समझना है कि उस दिन असल में हुआ क्या था। तो चलिए इस उलझे हुए मामले की एक एक परत को खोलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये मामला जैसा ऊपर से देखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। शुरुआत में जो एक आम धमाके की खबर लगी थी, वो अब एक बहुत बड़ी और सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। हमारे हाथ में जो दस्तावेज हैं वो यही बताते हैं कि कहानी एक धमाके से शुरू होकर पढ़े लिखे पेशेवरों के खतरनाक नेटवर्क तक जाती है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो से। लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, एक सफेद रंग की Hyundai i20 कार और एक जोरदार धमाका। शुरुआती घंटों में तो काफी अफरा तफरी थी। नुकसान कितना बड़ा था? नुकसान बहुत बड़ा था। मतलब धमाका इतना ताकतवर था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां और ऑटो रिक्शा वो पल भर में आग के गोले में बदल गए। अलग अलग रिपोर्टों को अगर हम मिलाकर देखें तो 8 से 13 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। ये सिर्फ एक कार नहीं थी जो फटी, ये एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में किया गया हमला था। 8 से 13 जाने, ये तो बहुत बड़ा मानवीय संकट था। दिल्ली सरकार को भी तुरंत आगे आना पड़ा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया। लेकिन पहला सवाल जो किसी के भी जहन में आएगा, क्या ये कोई हादसा था? हो सकता है कार में सीएनजी सिलेंडर फट गया हो। हाँ, यही पहला अंदेशा था सबका। लेकिन जैसे ही फोरेंसिक टीम ने मलबे की जांच शुरू की, कहानी ने एक बहुत ही आप कहिए खतरनाक मोड़ ले लिया। उन्हें वहां सीएनजी या किसी आम चीज के नहीं, बल्कि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल यानी एएनएफओ के निशान मिले। ये एक बहुत शक्तिशाली विस्फोटक है। एएनएफओ? हाँ, इसे बनाना भी आसान होता है और इसका इस्तेमाल आतंकी संगठन अक्सर करते हैं। मतलब फॉरेंसिक रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया कि यह हादसा नहीं, एक आतंकी हमला था। बिल्कुल। और यहीं से ये मामला लोकल पुलिस के हाथ से निकलकर देश की सबसे बड़ी आतंकरोधी एजेंसी एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पास पहुंच गया। अब सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ, बल्कि ये था कि इसके पीछे कौन था। और हमलावर ने, आप देखिए, अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा था। कार और चलाने वाला दोनों ही धमाके में लगभग राख हो चुके थे। तो एनआईए के सामने एक अंधी गुत्थी थी, एक जली हुई कार का मलबा और एक ऐसा हमलावर जिसका चेहरा तक पहचानना नामुमकिन था। तो फिर उन्हें पहली कामयाबी मिली कैसे? ये आज की फोरेंसिक साइंस का कमाल है, यूं समझिए। जांचकर्ताओं ने मलबे से मांस के बहुत छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे किए और उनका डीएनए प्रोफाइल तैयार किया। ये बहुत ही मुश्किल काम था। इसके बाद उन्होंने गाड़ी के चैसीज नंबर से उसके मालिक का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो भी एक भूल भुलैया ही साबित हुई। असली कामयाबी तब मिली जब खुफिया जानकारी के आधार पर उन्होंने कश्मीर के पुलवामा में एक परिवार से संपर्क किया। अच्छा। और डीएनए मैच हो गया। हाँ। परिवार से लिए गए डीएनए सैंपल का मिलान मलबे से मिले अवशेषों से हो गया। और पहचान सामने आई। कार चलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि पेशे से एक डॉक्टर उमर उन नबी था। एक डॉक्टर? ये बात तो मतलब हजम करना ही मुश्किल है। हम डॉक्टरों को जीवनदाता मानते हैं और यहाँ एक डॉक्टर का नाम इस तरह की घटना से जुड़ रहा है। और यही इस केस का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। उमर उन नबी एक पढ़ा लिखा पेशेवर था। जांच में और भी हैरान करने वाली बातें सामने आई। पता चला कि उसने ये कार धमाके से सिर्फ 11 दिन पहले 29 अक्टूबर को ही खरीदी थी। और सबसे अजीब बात, धमाके से पहले ये कार लगभग 12 दिन तक दिल्ली में नहीं बल्कि हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह मेडिकल कॉलेज के कैंपस के अंदर पार्क की गई थी। एक मेडिकल कॉलेज के अंदर? तो हमारे पास एक डॉक्टर है, एक हाल ही में खरीदी गई कार है और वो कार एक मेडिकल कॉलेज में छुपाई गई थी। ये सारे टुकड़े तो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि उमर इस साजिश में अखिया नहीं था। बिल्कुल। और यही बात दिल्ली पुलिस को भी समझ आ गई, क्योंकि अब उन्होंने जो नई एफआईआर यानी पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की है, उसमें इसे एक व्यक्ति का काम नहीं बल्कि एक गहरी साजिश बताया गया है। एजेंसियां अब जिसे डॉक्टर मॉड्यूल कह रहे हैं उसकी पड़ताल कर रही हैं। डॉक्टर मॉड्यूल? ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। इसका मतलब क्या है? क्या वो ये मान रहे हैं कि पढ़े लिखे डॉक्टर इस आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थे? थ्योरी यही है कि यह सिर्फ उमरुन नबी की कहानी नहीं है, बल्कि मेडिकल पेशे से जुड़े कई पढ़े लिखे लोगों का एक समूह हो सकता है जो पर्दे के पीछे से काम कर रहा था।
इसी सिलसिले में कई दूसरे डॉक्टरों से पूछताछ भी चल रही है। यह एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा करता है, जहां रेडिकलाइजेशन समाज के सबसे पढ़े लिखे तबके तक पहुंच चुका है। और अगर ये एक पूरा नेटवर्क था तो सवाल उठता है कि ये लोग आपस में बात कैसे करते थे? बिना किसी की नजर में आए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देना, ये कैसे मुमकिन हुआ? उन्होंने बचने के लिए बहुत शाकिर तरीके अपनाए थे, जिसे जांच एजेंसियां स्पाई क्राफ्ट कह रही हैं। मिसाल के तौर पर बातचीत के लिए वे थ्रीमा जैसे सुरक्षित और इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करते थे। इन ऐप्स में मैसेज भेजने वाले और पाने वाले के अलावा कोई तीसरा उसे पढ़ नहीं सकता, यहाँ तक कि खुद कंपनी भी नहीं। इन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन होता है। मतलब जो तकनीकें हम कल तक सिर्फ जासूसी फिल्मों में देखते थे, वो अब जमीनी हकीकत बन चुकी हैं। ये कितना डरावना है कि प्राइवेसी के लिए बने टूल्स का इस्तेमाल इस तरह हो रहा है। ये एक दोधारी तलवार है। एक तरफ ये आम नागरिक को ताकत देती है, तो दूसरी तरफ ऐसे नेटवर्क को सुरक्षा एजेंसियों की नज़र से लगभग अदृश्य बना देती है। और उनका एक और तरीका तो और भी पुराना और क्लासिक है, ईमेल डेड ड्रॉप। एक मिनट, ये ईमेल डेड ड्रॉप वाली तकनीक क्या आज भी काम करती है? मुझे लगा था कि ये सब पुरानी जासूसी फिल्मों की बातें हैं। क्या इंटेलिजेंस एजेंसियां ऐसे पकड़ नहीं सकती? हैरानी की बात है, लेकिन ये आज भी बहुत कारगर है। इसमें क्या होता है कि नेटवर्क का एक सदस्य एक ईमेल लिखता है, पर उसे कभी भेजता नहीं है। वो उसे ड्राफ्ट में सेव कर देता है। फिर नेटवर्क का दूसरा सदस्य उसी ईमेल अकाउंट में लॉगिन करता है, उस ड्राफ्ट को पढ़ता है, अपना जवाब लिखता है और उसे भी ड्राफ्ट में ही छोड़ देता है। चूंकि कोई ईमेल कभी भेजा ही नहीं गया, इसलिए सर्वर पर कोई डिजिटल निशान नहीं छूटता। अच्छा। हाँ, इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। ये तो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला नेटवर्क लगता है। और साजिश का पैमाना भी शायद सिर्फ इस एक धमाके तक सीमित नहीं था, है ना? कुछ रिपोर्ट्स में 2900 किलो विस्फोटक की बात भी सामने आई है। हाँ, अगर ये आंकड़ा सही है तो ये बेहद चिंताजनक है। इसका मतलब है कि दिल्ली का ये धमाका एक बहुत बड़ी और खतरनाक योजना का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। इसी वजह से एनआईए अब एक लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार की भी तलाश कर रही है, जिसके बारे में शक है कि उसका इस्तेमाल नेटवर्क के दूसरे सदस्य कर रहे थे। ये सब बातें साफ करती हैं कि उमर अकेला नहीं था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों? इस हमले का मकसद क्या था? और लाल किले जैसी ऐतिहासिक और संवेदनशील जगह ही क्यों चुनी गई? अधिकारियों का ये मानना है कि 10 नवंबर का ये धमाका शायद असली प्लान था ही नहीं। सूत्रों के मुताबिक उमर उन नबी और उसके नेटवर्क का असली प्लान 6 दिसंबर के आसपास एक और बड़ा हमला करने का था। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी का दिन है, इसीलिए इस टाइमिंग को बहुत अहम माना जा रहा है। इसे एक वैचारिक और राष्ट्र विरोधी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका मकसद शायद देश में सांप्रदायिक तनाव को हवा देना था। लेकिन अगर असली प्लान 6 दिसंबर का था, तो फिर 10 नवंबर को ही धमाका क्यों हो गया? क्या ये एक सुनियोजित आत्मघाती हमला था या फिर कुछ गड़बड़ हो गई? और यहीं पर यह मामला और उलझ जाता है। कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि ये शायद एक सुनियोजित आत्मघाती हमला नहीं था। हो सकता है कि धमाके से कुछ दिन पहले हुई कुछ दूसरी गिरफ्तारियों की वजह से नेटवर्क पर दबाव बढ़ गया हो और उमर को लगा हो कि वो पकड़ा जाने वाला है। शायद इसी घबराहट में उसने खुद को उड़ा लिया। अभी ये साफ नहीं है कि उसने जानबूझकर उस जगह को चुना या फिर पकड़े जाने के डर से उसने समय से पहले ही धमाका कर दिया। इसका मतलब है कि बहुत सारे जरूरी सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। बिल्कुल। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो कई सवाल मुंह बाए खड़े हैं। ये डॉक्टर मॉड्यूल कितना बड़ा है? इसका सरगना कौन है? इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं? वो 2900 किलो विस्फोटक, अगर वो सच में है तो कहाँ है? और उनका अंतिम लक्ष्य क्या था? इन सभी सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। जाहिर है, इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक सख्त बयान दिया है कि साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इस तरह की घटना के बाद सरकार का पहला काम जनता में सुरक्षा और विश्वास की भावना को बहाल करना होता है। ये संदेश देना जरूरी होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। तो इस पूरी पड़ताल से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि ये सिर्फ एक कार धमाका नहीं था। ये एक बड़ी, गहरी और बहुत ही खतरनाक साजिश का, आप कहिए, एक सिरा है, जिसके पीछे पढ़े लिखे पेशेवर लोगों का एक ऐसा नेटवर्क है जो आधुनिक तकनीक और जासूसी के तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल।
एक संदिग्ध की पहचान हो चुकी है, मकसद का कुछ कुछ अंदाजा है, लेकिन साजिश की पूरी गहराई और इस नेटवर्क का पूरा सच सामने आना भी बाकी है। ये एक ऐसा मामला है जहां हर जवाब अपने साथ कई नए सवाल लेकर आ रहा है। जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में हमें और भी कई चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिल सकते हैं। और जाते जाते एक विचार, जब समाज के सबसे भरोसेमंद पेशों में से एक डॉक्टरी से जुड़े लोग जीवन बचाने की बजाय जीवन लेने की साजिश में शामिल पाए जाते हैं, तो ये हमारे समाज के आपसी विश्वास और सुरक्षा की बुनियाद पर कैसा असर डालता है? ये सोचने वाली बात है।